मेरे प्रिय बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी कैटेट के जीएस में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी कैटेट में 20 क्वेश्चन आते हैं और जो 60 मार्क्स के होते हैं। इन प्रश्नों की आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आप इनको इग्नोर ना करें और इस पर फोकस करें। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था, जैसा कि आप एक बात और जानते हैं कि 18 को हमारा एग्जाम है यूपी कैटेट का। तो अब जो हम मैंने इसके पहले जो आपको क्लास बताई थी वो पूर्व मध्यकाल के हिसाब से बताई थी, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट कर रहा हूं जो लगभग सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक मिसलेनियस है, मिक्स क्वेश्चन है। इसमें हर तरह टाइप का एक क्वेश्चन होगा। तो इन क्वेश्चनों को देख लेंगे और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारे परिवार, हमारे एग्रीकल्चर एकेडमी के परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा आशीर्वाद है। हम उम्मीद करेंगे कि आप परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म करें और निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन निर्धारित करें। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये जीएस प्लस जीके मिक्स क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम नियम है। यानी कि भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम नियम कौन सा बनाया गया। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1761 का अधिनियम, तीसरा है 1758 का अधिनियम, चौथा है 1858 का अधिनियम। तो ये मोस्टली ये सभी अधिनियम के बारे में कभी ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्लास में भी बता चुका हूं, इसमें पहला अधिनियम कौन सा है जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया, वो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पहला अधिनियम है। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये भारतीयों के लिए नहीं था, ये कंपनी के लिए था। इतना बस याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित था? कंपनी से संबंधित था। बस इतना याद रखिए, भारतीयों के लिए नहीं था। ठीक है ना। इसमें एक ये 1858 का अधिनियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 1858 का अधिनियम के बारे में पूछ लेते हैं। तो 1858 का अधिनियम में क्या था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था मंगल पांडे द्वारा, सभी को मालूम होगा। तो उसी के बाद 1858 का अधिनियम बनाकर ये सरकार जो थी सीधे कहते हैं इसने अपना प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। यानी पहले कंपनी शासन कर रही थी, 1858 के बाद से ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सीधे प्रशासन आ गया। ठीक है, इस तरह से ये कायदे आपके 2 क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। ये है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल है यानी प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा। उसके अनुसार ये 4 ऑप्शन बने हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं, लिखित साक्ष्य प्राप्त, लिखित साक्ष्य प्राप्त परंतु अपठनीय, और चौथा ऑप्शन है लिखित। ये पूरा नहीं लिख पाया है, तो इसमें है लिखित, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त, लिखित साक्ष्य प्राप्त और पठनीय, लिखित साक्ष्य प्राप्त और पठनीय। ठीक है ना। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। तो प्राग ऐतिहासिक ये सबसे प्रारंभिक चरण है। इतिहास जो हम पढ़ते हैं 3 भागों में बांटा गया है, ये सबसे प्रारंभिक चरण है। तो प्रारंभिक चरण में हमें प्राग ऐतिहासिक काल में किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है ना। बाकी लिखित साक्ष्य प्राप्त तो आधुनिक भारत में ही होंगे। ठीक है ना। लिखित साक्ष्य प्राप्त पठनीय ये भी इसका नहीं है। पठनीय तो जब प्राप्ति नहीं हुई तो पठनीय पठनी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो सीधे सीधे गलत हो गए। ठीक है ना। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आद ऐतिहासिक काल है। इसके 4 ऑप्शन है। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं,
लिखित साक्ष्य प्राप्त, लिखित साक्ष्य प्राप्त परंतु अपठनीय, लिखित साक्ष्य प्राप्त और पठनीय। ठीक है ना, ये ऑप्शन देखिए पूरे। तो आद ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक के बाद ऐतिहासिक काल आएगा। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके, वो पढ़ नहीं पाया कोई। तो इसमें आपका आ जाता है ऑप्शन जो आपका थर्ड नंबर है, ये ऑप्शन आ जाएगा लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। तो ध्यान रखिए, लिखित साक्ष्य प्राप्त और लिखित साक्ष्य क्यों नहीं पढ़े जा सके? क्योंकि उस समय जो लोगों ने लिखा था पत्थरों पे लिखा था, तो पत्थरों पे लिखा तो कुछ इस तरह की संरचना बना दी है ना, कुछ इस तरह की संरचना बना दी, ऐसी संरचना बना दी। अब ये संरचना बनी थी तो ये समझ में आता है कुछ लिखा तो गया है, लेकिन ये क्या लिखा है, क्या चंद्रमा और सूर्य है या इनके वर्णमाला का कोई लेटर है, ये क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए ये तो कहा गया लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको बोलते हैं अपठनीय। तो लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होंगे लेकिन वो पठनीय नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये इससे एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि ये प्राचीन भारत की कहते हैं जो लिपि थी वो कौन सी थी, उस लिपि को बोला गया है भाव चित्रात्मक। ये याद रखिएगा, भाव चित्रात्मक। प्राचीन भारत की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। अगर ये आ जाए पहली लिपि कौन सी है, प्रश्न अगर ये पूछ ले, कभी वैसा क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है। अगर कहता है सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो भाव चित्रात्मक, क्योंकि इससे हमें भाव समझ में आ रहा है कि ये चंद्रमा लगता है, ये सूर्य लगता है, तो हम भाव के हिसाब से इसको देख रहे हैं, इसलिए इसमें भाव चित्रात्मक लिपि है। ये सबसे कहते हैं प्राचीनतम या पहली लिपि होगी, ठीक है ना, जो यहाँ पर मिलेगी आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना, इसके बाद आगे चल के साक्ष्य को पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि जो साक्ष्य पढ़े गए, अब गया ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब जो चल रहा है, और चल रहा तो आज हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, तो यानी कि लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ है। तो इसलिए अब इसमें 4 ऑप्शन आप देख ही रहे हैं। अब आप अनुमान लगा लिए होंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं, लिखित साक्ष्य प्राप्त, लिखित साक्ष्य प्राप्त परंतु पठनीय, लिखित साक्ष्य प्राप्त परंतु पठनीय। ठीक है ना, तो इसमें देखिए लिखित साक्ष्य प्राप्त और पठनीय है, तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और वो पढ़े जा सके। इसमें और भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, इसका ऑप्शन तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि लिखित साक्ष्य क्वेश्चन बनता है कि ये जो लिखित प्राप्त हुआ, ये सर्वप्रथम किसने किस काल में प्राप्त हुआ थे? अशोक के समय में जो अभिलेख प्राप्त हुए थे, उन अभिलेखों से कहते हैं, उन अभिलेखों को जो पढ़ा गया वही मतलब पहला वही पढ़ा जा सका, वही लिखित साक्ष्य थे जो अशोक के अभिलेख थे। तो सबसे ज्यादा पहला लिखित साक्ष्य जो पठनीय है वो कौन सा है, तो वो आप अशोक के अभिलेख चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख ये पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पढ़ा जाने वाला, कुछ भी पूछ सकते हैं, सबसे पहले पढ़ा जाने वाला अभिलेख कौन सा है या सबसे पढ़ा जाने वाला साक्ष्य कौन सा है, तो वो अशोक के अभिलेख है। ठीक है ना, इसमें 2 बातें आप याद रखिएगा। एक कि अशोक के अभिलेख खोजे किसने, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों खोजा किसने, तो ये याद रखिएगा, ये है टी पिनथेलर। टी पिनथेलर, टी पिनथेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था, ये याद रखिएगा। और दूसरा, लेकिन इसने खोज तो लिया था लेकिन ये पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना, तो इसको पढ़ने में विलियम जोन्स ने सफलता प्राप्त की, ये याद रखिएगा। दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, ठीक है ना, विलियम जोन्स ने इसको पढ़ा था, जबकि खोजा टी पिनथेलर था। दोनों प्रश्न अलग हो गए, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये साक्ष्य पहले वाले क्वेश्चन जो हो गए तो ये कंप्लीट हो गया। यानी कि ऐतिहासिक काल कैसा है, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त थे और पढ़े जा सके। और पढ़े किसने, अगर कहे लिखित साक्ष्य पढ़े किसने, तो आप ये लिखेगा विलियम जोन्स। अशोक का अभिलेख पूछे ना पूछे, कहे सबसे पहले लिखित साक्ष्य को किसने पढ़ा, तो आप लिखेंगे विलियम जोन्स ने। पहले किसने खोजा, तो टी पिनथेलर ने खोजा। ठीक है ना, 2 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम हमला कब हुआ,
तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुका हूं। अब आपने पहला मुस्लिम हमला बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था 712 ईस्वी में। ये देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम 712। अब इसमें 712 ऑप्शन नहीं है। पिछली क्लास में मैं शायद डिस्कस कर चुका हूं, बताया मैंने कि जो पहला मुस्लिम हमला हुआ था वो 636 में खलीफा उमर द्वारा किया गया था। खलीफा उमर द्वारा किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। लेकिन अगर कहे पहला हमला किसने किया था तो पहला हमला यही आएगा। लेकिन अगर कहे पहला सफल हमला किसने किया तो वो मोहम्मद बिन कासिम। ये सफल हो गया था, और ये असफल हो गया था। ये असफल था लेकिन गिना पहला जाएगा। ये असफल हो गया था और ये सफल हो गया था, तो इसमें 712 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 636 ऑप्शन। ठीक है ना। और ये आगे के युद्ध है जो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किस घटना के तहत हुई? ठीक है ना। तो खलीफा उमर के बाद मोहम्मद बिन कासिम हमला करेगा, उसके बाद मोहम्मद महमूद गजनबी आएगा, फिर गौरी आएगा। तो स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासक कौन होगा? तो महत्वपूर्ण शासक तो होगा मोहम्मद गौरी। ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसने क्या है शासन चलाया। अब 4 ऑप्शन है इसमें, चंदावर के युद्ध से, पानीपत के प्रथम युद्ध से, पानीपत के द्वितीय के युद्ध से, तराइन के प्रथम युद्ध से। ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है इसमें तो ऑप्शन नहीं मिल रहा कोई। तराइन का प्रथम युद्ध देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध क्या है? ये गौरी प्लस चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है ना। ये 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें गौरी जीत गया, गौरी हार गया था, चौहान जीत गया था, तो स्थापना हो नहीं पाई थी। एक्चुअली यहां होना चाहिए था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है ना, तराइन का द्वितीय। अब जब तराइन का द्वितीय लग जाएगा तब ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम युद्ध में चौहान जीत गया था और दूसरे युद्ध में जो तराइन का हुआ था तो गौरी जीता था और वहीं से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो कहें भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना किस घटना के तहत हुई, तो हम लिखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है ना, तराइन इसमें द्वितीय युद्ध जाएगा, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अंग्रेजों का स्थायी शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो अंग्रेजों ने भारत पर शासन कब से प्रारंभ किया? अंग्रेज आ गए थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ये भारत में प्रवेश हो गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी। ठीक है ना। और इसके बाद ये व्यापार करती रही, व्यापार करते करते धीरे धीरे राज्य करने लगी। इसमें 4 कायदे आपके ऑप्शन 1757 का प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो देखेंगे 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध अनिर्णायक था, निर्णय नहीं हो पाया था, संधि हो गई थी। तो प्लासी का युद्ध ये तो आपका ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें संधि हो गई थी, फाइनल कोई जीता नहीं था। ठीक है ना। अब वांडीवास का जो है, वांडीवास के युद्ध का संबंध जो है वो ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। वांडीवास के युद्ध के तहत ही फ्रांस को ब्रिटेन ने पूर्णतः परास्त कर दिया था, फाइनली फ्रांस को बाहर कर दिया था। ठीक है ना। तो ये वो युद्ध हो गया, उसमें अंग्रेज जीते थे लेकिन फ्रांस से जीते थे, भारत से नहीं। ठीक है ना। तो यहां पर स्थायी शासन जो होगा, जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, ये भारत में मुस्लिमों और अंग्रेजों के बीच होगा। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज पूर्ण रूप से विजय हुए और प्रत्यक्ष शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयचंद हारा
यानी जयचंद किससे हारा था? मैंने आपको बताया तराइन का प्रथम युद्ध, एक ऑप्शन ये है ही, ये गौरी और चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हो गए, हार गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो द्वितीय युद्ध में चौहान हार गया, गौरी विजयी हो गया था। इस युद्ध के दौरान में जयचंद ने गद्दार की भूमिका निभाई थी और उसने गौरी से सेटलमेंट कर लिया था। और जो सेटलमेंट किया, उस सेटलमेंट के हिसाब से जो उसने जिस कंडीशंस पे सेटलमेंट किया था, उस कंडीशन की उसने डिमांड करी गौरी से। तो गौरी ने देखा कि अगर अब हमने चौहान शक्तिशाली शासक था, इसको मैंने जीत लिया, तो हम जयचंद को क्यों नहीं जीत सकते? तो उसने फिर जयचंद को हमला करके जयचंद को भी परास्त कर दिया। ठीक है ना? तो ये 1191 में आपका तराइन का युद्ध होगा, 1191 में प्रथम, और 1192 में द्वितीय होगा, और ये चंदावर का युद्ध होगा 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध होगा, और चंदावर के युद्ध में ही जयचंद को गौरी परास्त कर देगा। जयचंद को कौन परास्त करेगा? मोहम्मद गौरी, ये इसको परास्त कर देगा। अब गौरी का भारत में कोई दुश्मन नहीं बचा। ठीक है ना? यानी प्रत्यक्ष शासन किसके हाथ में आ गया? गौरी यानी मुस्लिम के हाथ में। तो ये भी एक कहते घटना है कि चंदावर का युद्ध में जयचंद परास्त हुआ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ पर हमला हुआ। ठीक है ना? तो ये भी मैं चर्चा कर चुका हूं। जब भी कभी क्लास ऑफलाइन आप आएंगे, जब कभी भी क्लास में आएंगे, तो ये सब चीजें मैं एकदम रटा दूंगा, क्लास में पूरी चीजें रटा दूंगा। क्योंकि यहाँ पर हमें मुख्य इसलिए देखना है क्योंकि 18 को परीक्षा है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मुख्य बातें बता रहा हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो कम से कम ये क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है ना? तो देखेंगे सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ में मंदिर हमला हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा इतनी बात आप जान लें कि महमूद गजनबी, जिसको गजनी भी कहते हैं, इसी गजनबी लिखा हुआ है, इसे गजनी भी कहते हैं, गजनी। ठीक है ना? गजनी तो गजनी से आया था, इसे गजनी भी कहते हैं और गजनबी इसका नाम था। ठीक है ना? तो दोनों चीजें आप समझ लेंगे कि महमूद गजनबी, तो महमूद गजनबी जो आया था, इसने भारत पर 17 हमले किए थे, कुल टोटल 17 हमले किए थे। ठीक है ना? उन 17 हमलों में सबसे प्रसिद्ध हमला उसका 1025 में सोमनाथ मंदिर पे था। ये 1025 में सोमनाथ मंदिर पर उसका सबसे प्रसिद्ध हमला हुआ था। और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और ये शिव मंदिर है। ध्यान रखिएगा, किसकी प्रतिमा है? शिव की। यहाँ शिव का पूजन किया जाता है। ठीक है ना? और गजनबी ने 1000 ईस्वी में पहला हमला किया था, ये भी याद रखिएगा कि गजनबी ने 1000 में पहला हमला किया था, और 1025 में सोमनाथ मंदिर पे किया था, और 1027 में इसका लास्ट हमला होगा। ये बस याद रखिएगा, 3 पॉइंट है, तीनों अक्सर पूछे जाते हैं। पहला हमला 1000 ईस्वी में होगा, और प्रसिद्ध हमला 1025 में होगा, और फाइनल लास्ट हमला 1027 में होगा। ये 3 चीजें याद रखिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? ये भी मैं चर्चा कर चुका हूं। ये मैं चर्चा तब की थी जब मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट विस्तार से बताया था, उसमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? उस रेगुलेटिंग में यही था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी एक्चुअली। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी, जो जिसका मुख्य दायित्व क्या था कि ये कंपनी में फैल रहे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेगी। तो नियंत्रित करने के लिए कोर्ट बनेगी, कोर्ट में जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसकी कंप्लेन की जाएगी, मुकदमा दायर किया जाएगा, और उसमें कार्रवाई होगी, उसे दंड दिया जाएगा। यदि दोषी पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा। इस पर्पज से सुप्रीम कोर्ट की भारत में स्थापना की गई थी, और वो 1773 के एक्ट के तहत भी की गई थी। ये भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उस समय भारत में जो मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये देखिएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, देखिए प्रथम में एक ये भी प्रथम है भैया, और एक ये भी प्रथम है, ये भी प्रथम है। ठीक है ना? एक ये भी प्रथम है और ये भी प्रथम है, दोनों प्रथम है। ठीक है ना? अब इसमें यह ध्यान देना कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन गलत हो जाता है। भारत के कह रहा है, तो भारत वहां प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन बीच में भारत गुलाम रहा, 800 साल भारत गुलाम रहा।
ये गुलाम भारत की बात कर रहा है। और अगर ये जो लॉर्ड इम्पे हैं, लॉर्ड इम्पे ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, लॉर्ड इम्पे बने थे, ठीक है। जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जब 1947 में जब देश आजाद हो जाएगा तो बोलेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो वो आ जाएगा हीरालाल जेकानिया। इनका पूरा नाम है हीरालाल जेकानिया, ये है हीरालाल जेकानिया। ये स्वतंत्र भारत के यानी 1947 के दौरान ये स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके ये भी बनता है कि भारत के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के प्रथम भारतीय मुख्य। अंग्रेजों ने किसी भारतीय को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, क्यों बना नहीं सकते थे, गुलाम थे हम लोग। और मुख्य न्यायाधीश बन जाता तो भारतीयों के पक्ष में निर्णय लेता, वो अंग्रेजों के हिसाब से चलता नहीं, इसलिए इन्होंने किसी भी भारतीय को मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल में नहीं बनाया। जब भारत स्वतंत्र हो गया और जब स्वतंत्र हो गया तो हीरालाल जेकानिया ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसमें केवल हीरालाल लिखा है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, ये भी हम बता ही चुके हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच लड़ा गया, इसमें जयचंद पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज विजयी हुआ, ये भी हमने आपको बता दिया अभी कि पृथ्वीराज 1191 में विजयी हुआ गौरी से, ये भी डिस्कस हो चुका है, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम मुस्लिम हमला किस शासक द्वारा किया, ये भी बेसिक क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने और खलीफा उमर ने दो। अब इसमें फिर वही कह रहा है प्रथम हमला, प्रथम सफल नहीं कह रहा, तो यहाँ प्रथम हमला में दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पर उमर चेक होगा, ठीक है ना। अगर उमर ना होता ऑप्शन में तो कासिम चेक हो जाता। कई बार बच्चों ने प्रश्न किया, सर डाउट होता है कि उमर ने किया कासिम ने किया, तो अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो उमर चेक करेंगे। अगर उमर नहीं आता, मान लो यहाँ गौरी लिखा है, गजनबी लिखा है और यहाँ पर कोई और नाम लिखा है, ऐबक लिख दिया है, मान लो ऐबक लिख दिया है, ठीक है ना, तो अब ये नहीं है, तो फिर ये मोहम्मद बिन कासिम चेक हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों सबको बात, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ खलीफा उमर चेक होगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं चेक होगा। 636। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्लाम की भारत में स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासक कौन है। अब देखिए ये भी चर्चा हो चुका है, हमने कहा गौरी ने जब लास्ट में विजय किया है तो इसी ने कहा थे भारत को अपने उसमें कस्टडी में अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था, यानी कि अपने शासन के अंतर्गत ले लिया था। तो इसमें आपका मोहम्मद गौरी आ जाएगा, क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अबू बकर, उमर, मोहम्मद पैगंबर, कुरैशी, ठीक है ना। तो ये सभी बच्चों को मालूम होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एक बार, इसलिए मैंने रख दिया था, ठीक है ना। तो ये मोहम्मद पैगंबर हैं, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा अबू बकर जो था इसे प्रथम खलीफा कहा जाता है। प्रथम खलीफा था, प्रथम खलीफा था अबू बकर। खलीफा कौन होते, जो मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी। तो मोहम्मद पैगंबर का पहला उत्तराधिकारी कौन होगा, तो भी ऑप्शन नहीं आ जाएगा अबू बकर। अगर कहें मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, तो कहेंगे खलीफा, कहेंगे प्रथम खलीफा कौन था, अबू बकर, ठीक है ना। ये 3-4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत था, जो प्राचीन भारत था, तो इसमें एक समाज की बात पूछ रहा है। देखिए ये पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, दोनों समान, ये समाज की बात पूछ रहा है। यानी प्राचीन काल में जो भारत का समाज था वो कैसा था, तो प्राचीन काल में जो भारत का समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक मतलब जहां घर की मुखिया माँ होती है। आज समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है, क्योंकि आज मुखिया घर का पिता होता है। पहले संपत्ति में स्त्रियों का हक होता था, यानी हिस्सा होता था।
अब भारत अब क्या कहते हैं हिस्सा नहीं होता तो कोर्ट वगैरह से ले सकते हैं, या व्यक्ति की अपनी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि दे दे या ना दे दे। तो आज जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन प्राचीन भारत का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, जिसमें माता घर परिवार की मुखिया होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल का मानव का। प्राग ऐतिहासिक काल हमने बताया सबसे पहले प्राग माने पत्थर, समझ लीजिए आपकी पत्थर, उसमें पत्थर के मतलब का काल था, तो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। पत्थर का ऐतिहासिक काल तो प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें उस समय मानव जो था उसे कोई ज्ञान ही नहीं था, तो मानव को कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए असभ्य था। अब ज्ञान नहीं था तो अपना भोजन कहां से बनाएगा, तो भोजन भी नहीं बना पाता था, तो भोजन के लिए क्या करता था, शिकार करता था, जानवरों को काट के खा जाते थे, कच्चा खा जाते थे, तो आखेटक था। अब जब उसे असभ्य था, ऐसा बोला उसको ज्ञान नहीं था, तो वो कोई चीज ना उगा सकता था, ना कुछ बना सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो क्या करता था, प्रकृति पर निर्भर होता था कि प्रकृति में कोई चीज मिल जाए तो उसको खा लिया जाए। तो प्रकृति में जानवर भी मिलते हैं, प्रकृति में आम का पेड़ भी मिलता है, प्रकृति में अमरूद का पेड़ भी मिलता है, धतूरे का भी पेड़ मिलता है। अब अमरूद समझ के धतूरा खा ले तो इसके लिए तो उसकी अज्ञानता, वो सभ्यता ही कहा जाएगा कि असभ्यता हो गया, असभ्य है कि उसे मालूम नहीं है धतूरा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मानव कैसा था, असभ्य भी था, आखेटक भी था, प्रकृति पर भी निर्भर था, यानी कि इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेद त्रयी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं, जिसमें प्रारंभ के जो 3 वेद हैं वो वेद त्रयी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रारंभ के 3 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं, तो इसमें सभी आ जाएगा। एक प्रश्न और ऐसे यही बनता है, कौन वेद त्रयी नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कौन वेद त्रयी, यानी वेद त्रयी यही बीच में लगा देंगे, नहीं, वेद त्रयी नहीं है। और यहां चौथा ऑप्शन लिख देंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन लिख देंगे अथर्ववेद, ठीक है ना। तब इसमें ऑप्शन, तब भी डी ऑप्शन हो जाएगा, अब भी डी है तब भी डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम वेद है, तो ये सबको मालूम होगा, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औषधि वेद कौन सा है, ये सबको मालूम होगा कि जो अथर्ववेद है ये औषधि वेद कहलाता है, क्योंकि औषधियों का सर्वप्रथम साक्ष्य यही से मिलता है, इसलिए इसे औषधि शास्त्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, औषधि शास्त्र किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद को कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें लिख ले, संगीत का साक्ष्य कहां से मिलता है, या संगीत शास्त्र किसे कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। यज्ञों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो या से यजुर और या से यज्ञ, दोनों एक ही बात है, इसे याद कर लेंगे, या से यज्ञ या से यजुर। तो यजुर्वेद से यज्ञों का वर्णन मिलता है, कई प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ठीक है ना, ये सब कहते हैं, राशि यज्ञ, ये सब कहते हैं, आपको यजुर्वेद में मिलेंगे। तो यह सामवेद संगीत के लिए, अथर्ववेद। और इसमें क्या है, इसमें भी याद रखिएगा, इसमें प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना को बोलते हैं ऋचा, प्रार्थना इसको बोलते हैं ऋचा, ये ध्यान रखिएगा, ऋचा, कभी ये लिखा हो सकता है, ऋचा माने होता है प्रार्थना, तो ऋग्वेद में प्रार्थना है यानी ऋचा, ठीक है ना। तो ये चारों के सब्जेक्ट होगा, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं, सबको मालूम होगा, 4 ऑप्शन है, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, फैथोमीटर, ठीक है ना। इसमें तो एक इसका ऑप्शन एक ही सही है, ठीक है ना। आपको चारों याद रखने, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पूछे जाते हैं अक्सर करके, कभी यहाँ पर बस प्रश्न चेंज कर देंगे, ऑप्शन यही होंगे, तो आपको सभी मालूम होने चाहिए। पायरोमीटर क्या करता है, लैक्टोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है और फैथोमीटर क्या करता है। तो पायरोमीटर उच्च ताप का मापन करता है, यानी कि सूर्य का ताप अगर नापना हो तो किससे नापेंगे, पायरोमीटर से नापेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पायरोमीटर को विकिरण उत्तापमापी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश लिखिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं विकिरण उत्तापमापी, विकिरण उत्तापमापी, उत्तापमापी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। अब उत्तापमापी, उत मतलब ऊंचा, तापमापी ताप मापना, तो इससे पता चल जाता है, इसलिए इंग्लिश लिख सकते हैं पायरोमीटर। तो ये सूर्य का ताप नापता है। लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता का मापन करता है,
बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। फेदोमीटर ये समुद्र की गहराई का मापन करता है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से नापी जाती है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आ गया आपका बी, लैक्टोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए के खोज करता है। इसमें मैग्नेन, फैंसैनिंग, ड्यूजोक्स, हल्का लिखा हुआ है, तो ये सबको मालूम होगा, मैं लिखा चुका हूं। विटामिन ए बी सी डी सबके कहते हैं खोज करता, मैं लिखा चुका हूं। तो इसमें विटामिन ए के खोज करता वैज्ञानिक फंक को माना जाता है। ठीक है ना। और विटामिन के खोज करता ही फंक है। तो जब पहले विटामिन के खोज करता तो पहला विटामिन कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए के पहले विटामिन जीरो तो है नहीं, तो इसलिए इसमें फंक आ जाएगा। तो विटामिन ए के खोज करता फंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। ये 1884, 1785, 1885, 1890। ठीक है ना। ये 4 सन दिए हुए। इसमें कांग्रेस की स्थापना पूछी जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीटर में प्रयुक्त होता है। हीटर में कौन सा तार, इसमें कौन सा धातु है? ये 4 धातुएं लिखी हैं, टंगस्टन, प्लेटिनम, कॉपर, नाइक्रोम। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें नाइक्रोम है। नाइक्रोम हीटर में प्रयुक्त होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका गलनांक उच्च होता है। उच्च गलनांक होने मतलब देर से गलेगा, और हीटर इसलिए जलता है, तो इसलिए नाइक्रोम इसका आंसर है। तो इसमें याद रखिएगा नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम जो चूना होता है, जिसको चूना को बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है ना। तो चूने का क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस इतना ही सफिशियंट है इसमें। आयोडीन 131 का प्रयोग किसमें किया जाता है? आयोडीन 131 ये आयोडीन का समस्थानिक है। हमने आपको कुछ समस्थानिक दिखाए थे, उनसे किस पर्पज से यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। तो उसमें 131 है। ये रुधिर में खराबी ज्ञात करने में, रुधिर में इसको ज्ञात करने में आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। एक और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट 60 एक आता है, कोबाल्ट 60। इसको कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का। ये भी याद करिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र की गहराई का मात्रक है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना। हमने कहा समुद्र की गहराई नापेंगे किससे? समुद्र की गहराई नापेंगे, समुद्र की गहराई नापेंगे किससे? फेदोमीटर से। और फेदोमीटर का मात्रक क्या होता है? फैथम। ठीक है ना। तो समुद्र की गहराई का मात्रक होता है फैथम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र की दूरी का मात्रक क्या है? दूरी। ठीक है ना। अब देखो डॉप्सन, नॉट, फैथम, इसमें इन 2 क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉटिकल मील है कि नॉट है। ठीक है ना। तो नॉटिकल मील हम जानते हैं कि जानते नहीं कितने, पहले लोग, पुराने लोग बोलते थे इतना मील दूर है हमारा घर। मील जो होता है 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होती है मील, और 1 किलोमीटर से कम की, 1 किलोमीटर तक की दूरी 1 किलोमीटर होती है। अब इसे देखेंगे तो नॉटिकल मील लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस नॉटिकल मील को, यही ऑप्शन मील से ही पकड़ लेंगे आप। ठीक है ना। नॉटिकल मील, तो यहाँ मील से पकड़ लगेंगे। तो समझ लेना, मील दूरी होती है, तो समुद्री दूरी का मात्रक भी नॉटिकल मील होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन परत की मोटाई। ओजोन की मोटाई मतलब ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या है? ये भी मैं बता चुका हूं आपको, ये है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री गति का मात्रक क्या है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आते हैं। समुद्री गति, अब देखो इसमें भी यही 2 क्वेश्चन आ गए, 2 ऑप्शन आ गए। तो अब मील हमने आपको बता ही दिया था कि मील जो है दूरी बताता है, तो बचा नॉट। तो ये हो गया इसका आंसर, समुद्री दूरी का मात्रक नॉट। इसीलिए 2 क्वेश्चन डाले ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का ताप मापते हैं, अभी डिस्कस हो चुका, पायरोमीटर। ठीक है, तापमापी डिस्कस करा दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह की आयु की गणना किससे की जाती है? इसमें भी 2 डेटिंग है, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है ना। तो ये दो डेटिंग ही महत्वपूर्ण है, जिससे जो इतिहास का भी निर्धारण करती हैं। तो इसमें मंगल ग्रह की जो है वो यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। तो ये यूरेनियम डेटिंग क्या होता है? ये पत्थर की आयु बताता है, पत्थर की आयु की गणना की जाती है इससे, पत्थर की आयु।
पत्थर की आयु की गणना की जाती है यूरेनियम डेटिंग से, तो मंगल पत्थर है। अगर पृथ्वी की आयु की गणना किससे की जाएगी तो भी आ जाएगा यूरेनियम डेटिंग। और ये जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करता है। जीवाश्म, जीवाश्म ये भी याद रखिएगा, दोनों यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जीवाश्म मतलब होता है जो फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब होता है कि जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेष, ठीक है ना, तो वो अवशेष जो होते हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं या फॉसिल्स कहलाते हैं, और उसकी गणना कार्बन डेटिंग से करते हैं। इसका प्रश्न ये पूछा आता है, यही का प्रश्न है, इसे पूछा आता है बरगद की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाएगा। बरगद, तो बरगद की आयु का निर्धारण ये आपका फॉसिल्स में आएगा, तो कार्बन डेटिंग से। बरगद, पीपल, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु शोध संस्थान कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं बता चुका हूं। तो इसमें अप्सरा है, अप्सरा भारत का पहला है, ठीक है ना। पूर्णिमा के कई है, पूर्णिमा प्रथम, पूर्णिमा द्वितीय, पूर्णिमा तृतीय करके, ठीक है ना, तो इसमें अप्सरा है, इसका ऑप्शन अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापी रिएक्टर में मंडक के रूप में, तापी रिएक्टर में बहुत हाई एनर्जी जनरेट होती है, तो हाई एनर्जी जनरेट होने की वजह से दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो उनको ठंडा करने, उनको जो तापी रिएक्टर होती है तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करें, रिएक्शन को कम कर दें। तो रिएक्शन कम करने के लिए मंडक, मॉडरेटर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेटर। तापी रिएक्टर, थर्मल रिएक्टर, थर्मल रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मॉडरेटर के रूप में इसमें द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड सोडियम, द्रवित सोडियम मतलब होता है लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम डाल दिया जाता है तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है तो हम एनर्जी कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है द्रवित सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बगलियार परियोजना कहाँ स्थित है। बगलियार परियोजना ये बांध है, प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट है एक प्रकार का बगलियार, जो विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है, और ये जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से तिपाई मुख परियोजना, ये भी डैम है, ठीक है ना, तो बगलियार वो चिनाब नदी पे। तो ये तिपाई मुख जो है परियोजना, ये कहां पर है, तो ये मणिपुर में स्थित है। तिपाई मुख जो है ये मणिपुर में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है। ये भी कहते हैं आपकी पावर प्रोजेक्ट है, ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, लालगढ़, लालगढ़ एक आतंकवादी संगठन है, और लालगढ़ प्लेस का नाम भी है, और उसी प्लेस के नाम से लालगढ़ नक्सलिस्ट रख दिया है, यानी कि लालगढ़ नक्सलवादी संगठन। लालगढ़ पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जैसे हम कहें यूपी में कानपुर है। अब कानपुर में कहां पर हेडक्वार्टर है, तो यहाँ कहें कहां सक्रिय, किस जिले में, तो जिला हो गया कानपुर, जिला हो गया, यूपी का जिला कानपुर हो गया, तो यूपी हो गया, तो यूपी जिला कानपुर हो गया। ऐसे पश्चिम बंगाल स्टेट हो गया। अब स्टेट के अंदर जिला कौन सा है, तो ये मेदिनीपुर है, मेदिनीपुर में आतंकवादी संगठन जो है सक्रिय है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट एरो ये टाइगर रिजर्व बैंक से, डाकघर से, सेना से। प्रोजेक्ट एरो था, डाकघर में कुछ चेंजमेंट किए गए थे इस प्रोजेक्ट के तहत, ताकि सुविधाएं, जनता को सुविधाएं अधिक से अधिक मिल सके और उनकी कंप्लेन दूर हो सके, इसलिए प्रोजेक्ट एरो लगाया गया था। तो ये डाकघर से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध ये अशोक और कलिंग राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कलिंग जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में, या कहते हैं कि कलिंग जो है उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा, इसमें अशोक की विजय हुई थी, ठीक है ना। इसी के बाद अशोक ने आगे युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, ठीक है ना। तो 261 ईसा पूर्व है, देखिए 261 ईस्वी भी लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए 261 मत देखना, ईसा पूर्व है बीसी, इसलिए दोनों ऑप्शन है गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत माना जाता है, शक संवत माना जाता है 58 ईसा पूर्व को शक संवत माना जाता है, ठीक है ना। ये कनिष्क द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे विक्रम संवत है, ये भी हमने बताया था, 78 ईस्वी को मनाता है, ठीक है ना। विक्रम संवत 78 ईस्वी को मनाता है, यानी कि 78 ईस्वी से नया संवत चालू किया गया, उसे विक्रम संवत कहते हैं, ठीक है ना। तो 78 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
फव्वारा खेती वहां की जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है या कम वर्षा होती है, तो पानी की बचत के लिए वहां फव्वारा खेती की जाती है। तो इसको ऐसे निकालेंगे, इन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां वर्षा कम होती है, यहां से भी ऑप्शन निकल सकता है। इनमें सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में। बिहार के बारे में तो अभी आप सुन ही रहे हैं, इतना बाढ़ आ गई, सब बह जा रहे हैं। तो बाढ़ कोसी नदी, ठीक है ना, बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है ना। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है, बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। वहां तो पानी की बहुत ज्यादा मात्रा है, इतनी मात्रा की खेती पानी की वजह से हो ही नहीं पाती है, और यहाँ पानी ना होने की वजह से खेती नहीं हो पाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक आपकी फव्वारा खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकसित देशों का मानक होता है। विकसित देश कौन होते हैं? तो विकसित देश वे होते हैं जहां विकसित देश की परिभाषा होती है कि जब अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी कृषि का कम से कम योगदान हो, कृषि का कम से कम योगदान हो, तो उसको हम विकसित देश कहते हैं। यानी को टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजिकल कंट्री हो, उसमें सारी टेक्नोलॉजी, सारी तकनीकी लगी हो, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेंगे प्राथमिक क्षेत्रों का कम होना, द्वितीय क्षेत्रों का कम होना, तृतीय क्षेत्रों का कम होना, ठीक है ना। तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कम होना नहीं, कृषि का कम होना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कृषि उत्पादन कम होना, उत्पादन कम होना नहीं, ठीक है ना। कृषि उत्पादन कम नहीं होना, कृषि का भाग कम होना, कृषि से ज्यादा कृषि पर डिपेंड ना होना, निर्भर ना होना, कृषि पर निर्भरता कम होती, तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली सही रहता। कृषि निर्भरता कम होना, कृषि पर निर्भरता कम होना होता, तो ये ऑप्शन जाता। इसमें आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्रों का कम होना। नेक्स्ट, पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। अर्थशास्त्र पुस्तक ये चाणक्य या इसी को बोलते हैं कौटिल्य या इसी को बोलते हैं, इसका नाम है विष्णुगुप्त, ये इसका वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त, इसकी पुस्तक है। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। कौटिल्य को चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, और इसकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। ये किस पे आधारित है? तो अर्थशास्त्र का आर्थिक वृद्धि पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। ये चाणक्य नीति पे भी नहीं, ये राजनीति सक्रियता पर निर्भर है, ठीक है ना। चाणक्य नीति तो फिर अलग चीज हो गई, ठीक है ना, राजनीति पे आधारित है। तो ये राजनीति के बारे में सब, राजा के सारे कर्तव्य ड्यूटी क्या होती है, राजा को क्या करना चाहिए, कैसे रूलिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, राज्य क्या होता है, ठीक है ना, राज्य कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों की कायदे से वर्णन है। इसका विषय राजनीति है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखो इसमें दो ऑप्शन कंफ्यूजन है, 9 सितंबर 1946, 9 सितंबर 1947। अब 47 में तो संविधान बन ही गया था, आपको मालूम होगा 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 संविधान बन गया था। अब 26 नवंबर को जब बन गया था, 26 नवंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने थोड़ी संविधान बन गया था। संविधान बनने में 11 माह लगे थे, एक साल 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा 9 सितंबर 1946, 9 सितंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये रिसेंटली क्वेश्चन अपडेट कर लीजिएगा, मैंने अपडेट करके ही लिखा है, ठीक है ना। फिलहाल अभी यही आएगा कि संजय कुमार के शिवान, पहले संजय कुमार थे, इस समय के शिवान है, ठीक है ना। ये इसरो के प्रमुख हैं प्रेजेंट टाइम में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है? ये भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। ये बृहदारण्यक से, ऋग्वेद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व को ये कल्याणकारी भी कहा जाता है, कल्याणकारी, ये कल्याणकारी, इसमें एक शब्द आता है कभी भी, तो ये कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, ये नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, ठीक है ना। तो ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में निर्धारित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है?
तो इसमें सबसे बड़ा डायनासोर है, ठीक है ना, तो डायनासोर ना लगा देना, गलत हो जाएगा। इसमें कछुआ है, ये लगभग 300 साल तक जीवित रहता है, लगभग 300, ठीक है ना, 300 वर्ष इसकी आयु बायोलॉजिकल निर्धारित की गई है। उधर 400 भी जी सकता है, 350 जीता है, कोई एक राउंड फिगर में एक निकाली जाती है, लेकिन राउंड फिगर में इसकी औसतन 300 वर्ष होती है, ठीक है ना, इसलिए कछुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, ये नागपुर में है। एक और याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, ये देहरादून में है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है, जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों, 50 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और बना रहा हूं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करा दूंगा। मेरी उम्मीद है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आने चाहिए, और ऐसा मैं प्रे भी करता हूँ और से कि इसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाए ताकि आप सबका हित हो, ठीक है ना। जय हिंद। ठीक।